और तीन खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स मेदांता, साथ ही रवि मलिक पीडियाट्रिशियन सीएमडी रैडिक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर विवेक गोस्वामी पीडियाट्रिशियन फोर्टिस अस्पताल। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर नीलम मोहन का। डॉक्टर नीलम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि कोई रिसर्च और साइंस और कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जो अभी इस बात को प्रूव कर सके, लेकिन हम एहतियातन ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चों की शरीर की संरचना एकदम अलग होती है अडल्ट्स के कंपैरिजन में। उनके हार्मोन्स, उनके इम्यूनिटी लेवल सब कुछ अलग होता है। ऐसे में कितनी संभावना बढ़ जाती है कि उनमें जब ये संक्रमण हो तो वो इसे ये फाइट कर सकें, और साथ ही किस तरीके के बचाव और रोकथाम के तरीके आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, तीन चीज का हमें पहले ध्यान रखना है। नंबर 1 कि वैक्सीनेशन स्टेटस पूरी कंट्री का किस स्पीड से गया। अगर हम स्पीड यूके, इजराइल, यूएसए के तरीके से अपनाएं तो तभी वेरी रैपिडली, क्योंकि जब आपकी वैक्सीनेशन होएगी तभी आपकी जो हम इम्यूनिटी लेवल्स बता रहे हैं वो इम्प्रूव होंगे। बच्चों को कहाँ से आएगा? यूजुअली जो बाहर लोग जा रहे हैं, बड़े लोग लेके आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब तक पूरे देशवासियों को ये क्लियरली समझना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसके बाद भी सेकेंड वेव के बाद नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, जिसका मतलब कि पार्टी, शादी या जो भी इकट्ठे हो जाना, उसको हम इवेंट सुपर स्प्रेडर कहते हैं। अगर ये इवेंट होंगे तो ऑब्वियसली स्प्रेड ज्यादा होगा। तीसरा, किस तरीके से कोविड ये जो वायरस है अब, और जैसे हमें ज्ञान हुआ है कि सेकेंड वेव में उसने म्यूटेट करा, और इस तरीके से साइंटिस्ट को देखने रहना होता है कि वो म्यूटेशंस और अर्ली आइडेंटिफाई करे ताकि वो स्प्रेड ना हो और लोकल एरिया पे रहे। तो इन तीनों के ऊपर निर्भर है कि क्या आपकी थर्ड वेव आएगी। अगर आप स्पीड से वैक्सीनेशन करें, अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड सुपर स्प्रेडर इवेंट से दूर रहें, और अगर आप ये तीसरी चीज वायरस के ऊपर ध्यान दें, तो हो सकता है आप अपनी थर्ड वेव को थमा लें। ये थर्ड वेव होगी, ये हम किस एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि यूरोप में सारे स्टेट्स जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, स्पेन एक्सेट्रा में थर्ड वेव आई है। तो वो जब कभी इंसान थोड़ा सा अपने आप को लीनियंट लेता है तो थर्ड वेव, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के बाद जिस तरीके से एटीट्यूड लोगों का थमेगा, इसीलिए विजय राजवन जी ने कहा कि एटीट्यूड के तरीके से थर्ड वेव आएगी। तो अगर हम मान के चले कि थर्ड वेव आई, तब ये हमें पता चल गया कि सब वैक्सीन्स 18 से ऊपर मिल गई। फाइजर इस हफ्ते, ये वीकेंड पे फाइजर ने 12 इयर्स के ऊपर भी उसको अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन को। सो हमें शीघ्र ही हमारे देश में जैसे ही वो अप्रूवल होती है, देशवासियों को और गवर्नमेंट को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। जो भी वैक्सीन अगर अप्रूव हो जाती है, चाहे वो फाइजर या जो, हमें ओपन कर देना चाहिए ताकि वो आए। और बच्चों को अभी हम स्कूल की तरफ रुख नहीं कर सकते, और जो उनकी इम्यूनिटी लेवल है उसमें हमें पूरी गुड न्यूज ये है कि सब पीडियाट्रिशियंस अलर्ट हो गए। तो सबको मालूम है कि किस तरीके से ट्रीट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तैयारी पूरी करनी है कि अगर हुआ, और बच्चे में तैयारी पूरी करनी है। डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास, डॉक्टर नीलम भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। डॉक्टर नीलम, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी मैं कि नेचुरल तरीकों से कैसे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करें, क्योंकि बच्चे कई बार अवर्जन होता है उन्हें किसी चीज से, कई बार वो रिएक्ट भी करते हैं कुछ खाने पीने की सामान से, कई बार उनकी बॉडी ठीक तरीके से एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं ले पाती है। ऐसे में नेचुरल चीजें कौन सी दें अपने बच्चों को जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके? वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज आपका हथियार। नंबर 1, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको डाइट पे जोर देना होगा।
जब हम डाइट कहते हैं, दैट मीन्स फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, all this have to be included along with proteins. अब क्या होता है कि माँ कहती है कि बच्चा ये नहीं खाता है, तो आपको समझना चाहिए कि अगर बच्चा सब्जी के रूप में सब्जी नहीं खाता तो आप उसी सब्जी के कटलेट बना सकते हैं, खिचड़ी में डाल के दे सकते हैं, दाल में डाल के दे सकते हैं, ग्रेट करके रोटी में स्टफ करके दे सकते हैं, या उसका सूप बना के डाल के अंदर वो सूप का पानी डाल, जस्ट एन एग्जाम्पल. सेकेंड, आपको उनकी स्लीप का ध्यान रखना होगा. एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है. मैं मानती हूँ स्कूल के सिवा एटलीस्ट 2 hours अबव 7-8 years को देना चाहिए. लेस देन 2-3 years को 0 hour, बिकॉज उससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट खराब हो रही है. उनको रादर क्रिएटिव एक्टिविटी में रखना है. नंबर 3, पॉजिटिव टॉकिंग एंड कंप्लीट टाइम. जब पेरेंट्स टाइम देते हैं, कुछ करते हुए टाइम नहीं, कंप्लीट टाइम दें ताकि उनकी एंजाइटी, उनके क्वेश्चंस को बात करें, क्योंकि एंजाइटी से भी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है. अगर आप घबराए हुए हो, स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी हो, तो ये चीज़ों को बच्चों में अब ये बढ़ रहा है, आपको इसका ध्यान देना है. पेरेंट्स अपनी एंजाइटी बच्चों को दे देते, हाय राम ये क्या होगा, सो डोंट डू दैट. तो स्लीप, डाइट, न्यूट्रिशन प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज. जस्ट चलना नहीं, एक रूटीन सेट करिए बच्चों में जिसमें हर एक पार्ट के बॉडी के मूवमेंट्स, आपकी जॉगिंग, एक जगह पे खड़े रह के जॉगिंग मूवमेंट्स जो हम स्कूल में एक्सरसाइज कराते हैं, हर एक जॉइंट्स की मूवमेंट्स, इससे आपके एंडोर्फिन रिलीज होते हैं. एंडोर्फिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. और पॉजिटिव फैमिली टाइम में थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा सब कुछ होना चाहिए. लेकिन फैमिली को मैं ये बोलूँगी 40 minutes to 30 minutes डेली न्यूज़ सुनना चाहिए. मुझे काफ़ी हैरानी होती है, एजुकेटेड पीपल भी कोई टीवी कुछ नहीं देख के, कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है. वो गलत है. 30 to 40 minutes अपडेट अपने आप को करें इस दौर के लिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 साल के बच्चों को प्लीज मास्क पहनाएं, बिकॉज मास्क उनका मेन हथियार है, वैक्सीन नहीं. बिना ट्रांसमिशन बिना मास्क के नहीं होगा. और मैं यही ज्ञान दूंगी कि N95 मास्क हमें प्रोडक्शन में बच्चों की साइज के लाना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ों के मास्क की प्रोडक्शन सिर्फ 30-40% है. वो गलत है. हाँ, कोई सुन रहा है तो ये ध्यान दें. बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन यहाँ पर आपने डॉक्टर नीलम दिया है कि N95 मास्क भी अगर बनाया जाए तो वो बच्चों के साइज का हो, क्योंकि तभी उससे सही प्रोटेक्शन मिल सकता है. अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि अलग अलग स्टेजेस बच्चों की जो एज वाइज होती हैं उसमें संक्रमण का प्रभाव अलग होता है. ऐसे में पीडियाट्रिशियंस के लिए एक बड़ी चुनौती उनसे कोप अप कर पाना और उसी तरीके से मेडिकेशन दे पाना. बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे साथ ये चुनौती रहती है पीडियाट्रिशियंस के साथ, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस कर नहीं पाता और हमारे को हिस्ट्री केवल मदद से ही मिलती है. तो डेफिनेटली इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं. लेकिन 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं. तो मैंने ये देखा है कि बच्चों के अंदर जो इस बार वेव आई है, सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हैं. उनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रही हैं, जैसे पेट में दर्द, उल्टी या लूज मोशन होना. ये थोड़े सिम्टोमेटोलॉजी डिफरेंट आ रही है. और थर्ड वेव में आने वाले में, मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था, इसमें मैं कुछ इनपुट देना चाहूंगा. थर्ड वेव के आने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी अभी तक बनी नहीं है. अभी तक अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो केवल 2.2% लोगों को ही कंप्लीट वैक्सीनेशन लगी है, और जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है वो लगभग 9.5% है, जो कि बहुत कम है अभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी. अगर इसी तरह से हर्ड इम्यूनिटी गई और हमारी वैक्सीनेशन की स्पीड नहीं बढ़ी तो थर्ड वेव आ सकती है. और जिस तरह से वायरस म्यूटेट हो रहा है वो हमारे बच्चों की तरफ भी रुख कर सकता है. हमारे को 3 काम अर्जेंटली करने पड़ेंगे. यहाँ पर लेट अस हिट एट द राइट नेल. हम लोग ये सोचते हैं बच्चों की शायद इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, शायद बच्चों का बचाव हो जाएगा. देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें जो असली चीज है वो ये है कि थर्ड वेव ना आए और हमारे बच्चों की तरफ ना रुख करे, क्योंकि 41% बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं और ये सब के सब वल्नरेबल है. ना तो इनको अभी तक वैक्सीन लगी है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 महीने में भी वैक्सीन जो है ट्रायल से होने के बाद इनको लगनी शुरू होगी. तो ये थर्ड वेव में सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे और इनके ऊपर काफी प्रकोप आ सकता है. वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. देखिए, बच्चों का ट्रीटमेंट बड़ों के ट्रीटमेंट से थोड़ा डिफरेंट है. बच्चों के लिए हमारे को पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, पीडियाट्रिक ऑक्सीजन देने की इक्विपमेंट्स और बहुत सारी ऐसी दवाइयां और इलाज की जरूरत होती है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर,
जो हमारे देश में इस वक्त उनका अभाव है। तो बेस्ट हमारे सामने रास्ता एक ही है कि हम उसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट को डिजिटल कम्युनिकेशन, लोकलाइजेशन, मोबिलाइजेशन और मैक्सिमम वैक्सीन ड्राइव जो है वो इन्हें करनी पड़ेगी। माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे को हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। 22-23 लाख वैक्सीन रोज लगा के हमारा थर्ड वेव नहीं बचेगा। हमें कम से कम 1 करोड़ की वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाता हूं, मैं आपको ये बताऊंगा, लोगों के अंदर बहुत एंथुसियाज्म है, लोगों का हजूम आ रहा है वैक्सीनेशन लगाने के लिए। लेकिन सरकार को अब चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है जहां से भी प्रोक्योर हो सके करनी चाहिए, अगर हमें थर्ड वेव को बचाना है तो। जहां तक बच्चों का तल्लक है, डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम हाई प्रोटीनेशियस डाइट दे सकते हैं। हमें उन्हें फल भी देने हैं, सब्जियां भी देनी है, हाई प्रोटीनेशियस डाइट देना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, 30% बच्चे हमारे ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि वल्नरेबल है। तो उनको भी हमारे को घर पे बैठ के उनको हमारे को ये कोशिश करनी है कि उनका वेट नॉर्मल रहे, उनकी बीएमआई नॉर्मल रहे, और अगर उनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज है, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है, चाइल्डहुड हाइपरटेंशन है, इन सबको भी कंट्रोल में करके रखें, ताकि उनका शरीर परिपूर्ण रहे, परिपक्व रहे। अगर कल को उनको किसी तरह से कोरोना होता भी है गॉड फॉरबिडन, तो वो अपने शरीर से कुछ लड़ पाए। एक और सुजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइजर ने 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन देनी शुरू कर दी है। कनाडा में ये ड्राइव शुरू भी हो गई है। अगर सरकार हो सके तो कुछ इंपोर्ट करवा के हमारे 12 से 18 साल के बच्चों को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम वो भी साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं, जब तक कि हमारे कोवैक्सीन के ट्रायल्स भी आ जाएंगे और हम बच्चों को वैक्सीनेशन देंगे। बच्चों का बहुत बड़ा ग्रुप है और 41% बहुत बड़ी चीज है, और इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। थर्ड वेव आने की संभावना पूरी है। अगर आप देखिए तो वैक्सीन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आप पिछली बार का ये पैंडेमिक की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेव में आएगा ही आएगा। पिछली बार आप देखिए स्पेनिश फ्लू 4 वेव में आया था, और ये वाला वेव भी, ये वाला जो पैंडेमिक भी है, ये कुछ देशों में चौथी वेव भी इसकी आई है। तो हमें ये सीखना चाहिए, ये छोड़ेगा नहीं वायरस जब तक कि हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनाएंगे। ये वेव्स में आता रहेगा और बच्चों को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं क्लिनिक में जब बैठा होता हूँ तो मदर यही पूछती है, डॉक्टर साहब ये डिप्रेस्ड है, ये परेशान है, क्योंकि बच्चे एकदम लॉकडाउन में घबरा जाते हैं। तो हमें उन्हें पॉजिटिव रखना है, हमें उन्हें ये भी बताना है कि घबराए नहीं, माँ बाप को कुछ नहीं होगा। जनरली उनको एंग्जाइटी है, हम माँ बाप को लूज ना कर जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कोरोना चल रहा है और मृत्यु दर हो रहा है। तो उनको ये बताना है कि मोर्टेलिटी रेट इज वेरी लेस, ये उनको एश्योर करके रखना है, ऑप्टिमिज्म में रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा, घर में उनको डेफिनेटली एक्सरसाइज कराएं, प्रॉपर उनको डाइट दें, और उनको कोविड रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको दें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 2 घंटे से ज्यादा आप उनको स्क्रीन टाइम नहीं देंगे। तो मदर्स को किस तरह से रिचुअल्स बनाने बड़े जरूरी हैं कि सुबह 7 बजे उठोगे, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट है, फिर आप डॉक्टर नीलम कुछ कहना चाह रही है? डॉक्टर रवि मलिक, आप ये कहना चाहूंगी नेहा, देखिए जिस तरीके से हमने अडल्ट्स में हाई रिस्क आइडेंटिफाई किया है, सिमिलरली हमें बच्चों में हाई रिस्क आइडेंटिफाई करना है। वो हाई रिस्क क्या है? एनीबडी हु इज लेस देन 1 ईयर एंड ओबीस। मोस्ट पेरेंट्स अपने बच्चे को मोटा नहीं समझते हैं, वो यूज करते हैं मेरा बच्चा हेल्दी है। ये दिमाग से निकाले, मोटे को मोटा समझे, बिकॉज मोटे की संभावना सिवियरिटी के लिए ऑलमोस्ट 10 to 20% जैसे उसमें बढ़ जाती है, सेम टू सेम बढ़ जाती है। ओबेसिटी, किसी पेशेंट को आपको किडनी की प्रॉब्लम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायलिसिस, किसी पेशेंट को लिवर की प्रॉब्लम चल रही है, किसी प्रॉब्लम को ऑलरेडी हार्ट या लंग से रिलेटेड अस्थमा हार्ट, ये पेशेंट्स को, इनके पेरेंट्स को आपको अलर्ट करना है दैट दिस पेरेंट शुड बी वेरी अलर्ट। आपको प्रिवेंशन का ध्यान रखना है, ओबेसिटी शुड रिड्यूस। आपके किस तरीके से हम MDI स्पेसेस कंट्रोल चेस्ट के किस तरीके से, और वो डॉक्टर से संपर्क करें। ये ना हो कि जिन्हें जरूरत नहीं है वो जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का यूज करें, बाकी के लोग इजीली नॉन हॉस्पिटल होम ट्रीटमेंट से कर पाएंगे। सिर्फ ये हाई रिस्क बच्चे के पेरेंट्स समझे कि आपको एनीबडी हुज पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, लेस देन 1 ईयर, ओबीस, इनको अलर्ट रहना होगा। और आपका सिर्फ और सिर्फ इस प्रिवेंशन मास्क, अगर आप ये समझ लें तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। वैक्सीन की ड्राइव सैडली बहुत पुअर चल रही है कंट्री में, जिस स्पीड से चल रही है अभी
भगवान ना करे, मीडिया का प्रेडिक्शन है 10 साल लगेंगे सेकेंड डोज। ये स्पीड हमें बहुत फास्ट बढ़ानी है, वरना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कवर आवर एंटायर पॉपुलेशन, और बड़े ही खुद इम्यून हो जाएंगे और बच्चों को ये दे देंगे। दैट इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। डॉक्टर विवेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। डॉक्टर विवेक, बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं इस संक्रमण को लेकर, और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो वेव्स की आप बात कर लें, चाहे वो म्यूटेंट्स की बात कर लें, चाहे आप ये कह लें कि जिस तरीके की मेडिसिन भी इस वक्त दी जा रही है। लेकिन बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड भी करती है मेडिसिन को, वो ठीक भी जल्दी होते हैं, और कई बार उनकी कंडीशन डिटेरिएट भी होती है, जो माँ बाप को परेशान करती है। ऐसे में जब भी थर्ड वेव आती है, और अगर आती है तो माँ बाप अपने वैक्सीनेशन के अलावा अपने बच्चों के वैक्सीनेशन, अगर ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाती है तब तक, तो कैसे सुनिश्चित करें? क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव का जो दर है, जो रेट है, वो काफी स्लो चल रहा है। उस वक्त भी हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो। घर तक बच्चों को सीमित रखना काफी हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं डॉक्टर। सबसे फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कोविड डिजीज इज मच मोर सीरियस देन द वैक्सीन साइड इफेक्ट्स। तो जब तक हम ये वैक्सीन हेजिटेंसी को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक हमारी वैक्सीन ड्राइव पिकअप नहीं करेगी। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा डर है वैक्सीन लगाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। आप अगर डिजीज को देखें, उसकी सिवियरिटी को देखें, वैक्सीन का साइड इफेक्ट इज नॉट गोना बी दैट बिग। अगर लोकल पेन, हल्का फीवर होता भी तो दैट इज नॉट समथिंग दैट वन शुड बी वरीड अबाउट। तो वैक्सीन हेजिटेंसी या सबको रिमूव करनी होगी और आगे बढ़ के वैक्सीनेशंस के लिए जाना होगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये आपको करनी है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ द डिजीज, कि कैसे डिजीज मूव करती है। पहले 5 दिन आपके वायरल रेप्लिकेशन के हैं जब आपको फीवर होगा, उसके 5 दिन आपके इम्यून डिसरेगुलेशन के हैं जब कॉम्प्लिकेशन होगी। तो अगर हम डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी समझें, हर लीमन इंसान कि कैसे कैसे उसको मॉनिटर करना है, तो उसको पता है कि किस स्टेज पे मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना है और किस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो हाई रिस्क जो पॉइंट्स हैं, अगर हर एक बंदा अपने आप में ये चीज समझ लेगा तो वो अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द डिजीज इज द की। यहाँ पे गेम सारा टाइमिंग का है। कोई भी दवा तभी काम करती है अगर सही टाइम पे दी जाए। तो अगर पहले 5 दिन में आपका फीवर 103 के ऊपर शूट कर रहा है, दैट इज अ रिस्क फैक्टर फाइदर फॉर एडल्ट्स और फॉर द किड्स। तो ये हर एक को समझना है। उनके सैचुरेशंस को कब मॉनिटर करना है, कब ब्लड टेस्ट को करना है, इसके लिए देयर इज एम्पल मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल ऑन जेन्युइन वेबसाइट्स। सो अगर सब लोग उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं और समझते हैं कि डिजीज का प्रोग्रेस कैसे होगा और कैसे कैसे उनको इंटरवीन करना है, तो इस वेव को टैकल करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर बहुत लेट कोई हॉस्पिटल आता है कि उसके सैचुरेशन 50-60s में पहुंच गए हैं, स्टेरॉइड उसको प्रॉपर्ली टाइम पे स्टार्ट हुआ नहीं है, तो डॉक्टर्स के लिए फिर करने को बहुत कुछ नहीं रहता है। वो बैटल पहले ही लूज हो चुकी होती है। तो अर्ली पिकिंग ऑफ दैट फॉलिंग ऑफ सैचुरेशंस, अर्ली पिकिंग ऑफ द डेंजर साइंस इज वेरी वेरी एसेंशियल, एंड वी नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट कि क्या क्या उनको ध्यान रखना है, किन चीजों पे अगर ये चीज आती है तो उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये एजुकेशन हम इम्पार्ट कर पाते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं। अभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।